कई गुना ज्यादा एमएसपी की खरीदी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, हमारी एनडीए सरकार ने की है। यही बताता है कि सरकार किसानों के हितों को समर्पित है। मक्के से इथेनॉल के उत्पादन के लिए सहकारी चीनी मिलों के इथेनॉल उत्पादक इकाइयों का मल्टीफीड इथेनॉल इकाइयों में रूपांतरण किया गया है। अब वो न केवल गन्ने के रस से, मक्के से भी इथेनॉल उत्पादन कर पाएंगे। तो जिस वक्त देश में चीनी की जरूरत होगी, तब गन्ने का रस का उपयोग नहीं होगा, मक्के का उपयोग होगा, और चीनी ज्यादा होगी तब चीनी के रस से इथेनॉल बनेगा। हमने प्याज और बासमती चावल की न्यूनतम निर्यात मूल्य एमईपी को हटा दिया गया है। प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से 20% करा है, और एग्रीश्योर नाम का एक नया फंड लॉन्च करने का भी हमने काम किया है। मध्यम वर्ग को भी इस 100 दिनों में कई सारी राहत दी गई है। टैक्स राहत, 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्ग संस्करण लागू कर दिया गया है, और 3 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। शहरी योजना के तहत 1 करोड़ घर और ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक प्रकार से 2024 के बीच 2.5 लाख से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा का सिस्टम अब तक लग चुका है। एक अनूठी योजना है जिससे मध्यम वर्ग के परिवारों का बिजली का बिल तो मुफ्त हो ही जाता है, साथ में सौर ऊर्जा के हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। पीएम ई बस सेवा एनवायरमेंट फ्रेंडली सिस्टम तैयार करने के लिए लगभग 3400 करोड़ की सहायता से हमने पीएम ई बस सेवाओं की स्वीकृति दी है, और स्टार्टअप को वित्तीय राहत और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप पर 31% का बोझ डालने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का भी निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे। जो 12 इंडस्ट्रियल जोन बनाए जाएंगे वो कहीं न कहीं बड़े नेशनल हाईवे से लिंक होंगे, इसके आसपास होंगे। ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 12 इंडस्ट्रियल जोन देश के हर क्षेत्र में बनाने का हमने निर्णय किया है। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मध्यम वर्ग के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। पुराने ऋण का जिन्होंने सफलतापूर्वक भुगतान किया है वो सभी को इसका फायदा मिलेगा। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की गई। छोटे व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी से इससे ऋण मिल पाएगा, और उनके व्यापार को नई सरलता और सामर्थ्य दोनों मिलेगा। सशक्त युवा ये किसी भी देश के विकास की प्राथमिक शर्त है। 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हमने की है, जो 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को इसका लाभ पहुंचने वाला है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी में इंटर्नशिप के अवसर, अलाउंस और एक मुश्त सहायता राशि देने का भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने भी लगभग कई हजार नियुक्तियों की घोषणा की है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 11,11,000 करोड़ तक पहुंचाना ये अपने आप में एक मील का पत्थर है। इससे कई युवाओं को रोजगारी के नए अवसर पैदा होंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। पीएलआई स्कीम और 12 इंडस्ट्रियल जोन के विकास से भी तजज्ञ युवाओं की नौकरियों का सृजन होगा। स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए जो वित्तीय प्रोत्साहन हमने दिया है वो भी युवाओं के लिए कारगर साबित होने वाला है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़
से अधिक महिलाओं को संगठित कर 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता जूथ बनाए गए हैं और लखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई लखपति दीदियों को ये 100 दिन में प्रमाण पत्र दिया गया है। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदियां प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया सालाना कमाई कर रही है। ये महिलाओं के लिए 1 लाख का राशि एक स्वप्न माना जाता था। आज वो सम्मान के साथ अपना जीवन जी रही। इसके साथ पर्यटन दीदियों जो गाइड का काम करेगी, पर्यटन मित्रों और ड्रोन दीदी के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप और युवाओं को पर्यटन से जोड़ने का काम भी हमने किया है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके तहत 63,000 जनजातीय गांवों का पूर्ण विकास किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये योजना के तहत गांव को प्राथमिक जरूरियातों से और प्राथमिक सुविधाओं से संपूर्ण युक्त किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख नए पहचान पत्र एक अभियान चलाकर 100 दिन में दिए गए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक नए पहलुओं के साथ, नए आयामों के साथ फिर से इंट्रोड्यूस हो रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण और उसके दुरुपयोग तीनों को कमिटेड है और आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना आज देश के कई करोड़ लोगों के जीवन का सरल जीवन का आधार बनी हुई है। 5 लाख तक का स्वास्थ्य से जुड़ा सभी खर्चा एनडीए की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। अब जैसा हमने हमारे घोषणा पत्र में वादा किया था, 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वृद्ध नागरिकों को 5 लाख तक का मुफ्त कवरेज दिया जाएगा। इसमें जो गरीब घर में 70 साल से अधिक वाले लोग हैं, उनको अपने कार्ड के अलावे और 5 लाख दिया जाएगा, तो उनका कवरेज एक प्रकार से 10 लाख तक किया जाएगा। करीब करीब 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वृद्ध नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाकर हम मेडिकल एजुकेशन के लिए विदेश पर की निर्भरता को लगभग समाप्त कर देंगे। हमारी पूरी रिक्वायरमेंट ये 75,000 सीट बढ़ने के साथ ही पूरी हो जाएगी और इसके लिए हमने 3 साल का लक्ष्य रखा है। नियमित टीकाकरण के लिए, उसको डिजिटल बनाने के लिए यूविन पोर्टल भी यही 100 दिन में शुरू किया गया और देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने का काम भी इसी 100 दिन में हुआ है। 23 अगस्त को पहला अंतरिक्ष दिन मनाया गया है। इससे किशोरों को और युवाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में रुचि लेने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और उनका हैंड होल्ड, हाथ से अगर षड्यंत्र है तो वो भी लंबा नहीं चलेगा और जहां जहां कोई और चीज की जरूरत है, गैप्स है, इसको भी भर दिए जाएंगे। 107 सर, मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। अभी रेलवे से ही सवाल था। लोगों के मन में एक चिंता है कि जिस तरीके से ट्रेन की पटरियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो एक लार्जर पैमाने पे देश को साबोटाज, क्या मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत ये है, मैं बहुत छोटा सा लूंगा कि सर इस पे पूरा सिस्टम, मतलब विपक्ष पूरी तरीके से मौन है कि इसकी आलोचना क्यों नहीं करता, क्यों चाहता है कि देश जो है एक तरीके से गड्ढे में चला जाए। विपक्ष करे न करे, हम बहुत सजग है। 1,10,000 किलोमीटर की रेल पटरी का नेटवर्क है। सीबीआई, एनआईए, रेल पुलिस और गृह मंत्रालय चारों बड़ी शिद्दत के साथ इसके प्रोटेक्शन की हम स्कीम भी बना रहे हैं और आगे पर कोई सैबोटेज की घटना न हो, इस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी इस प्रकार की वृत्ति नजर में आई है। हम इस पर कठोरता से संज्ञान भी लिया है और एक योजना लेकर भी आ रहे हैं। 93 सर, नमस्ते। मैं अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी से।
3 आपराधिक कानूनों में बदलाव किया गया है। जो अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून थे उनको बदल दिया गया। आमूलचूल परिवर्तन का ये एक प्रयास है। लेकिन अदालतों में लाखों करोड़ों केसेस लंबित हैं, लंबे समय से लंबित हैं। तो इनका जमीन पर कब तक असर देखने को आएगा? आम आदमी को न्याय कब तक मिल पाएगा? देखिए, समस्या सात अर्थ में आपने जो उठाई बड़ी गंभीर है, परंतु आप तीनों कानूनों का अध्ययन करेंगे तो हमने तीनों स्तर पर, जुडिशरी के स्तर पर, प्रोसिक्यूशन के स्तर पर और इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर 73 जगह पर समय मर्यादाओं को कर्टेल करने के लिए नए कानूनी प्रावधान लाए। हमने इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक करने के लिए एफएसएल को कंपलसरी किया है, जिससे कोई और ज्यादा साक्ष्य की जरूरत न पड़े, साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर ही किसी को सजा दिलाई जा सके। मैं विश्वास करता हूं कि 3 साल के बाद, आने वाले 3 साल के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर होगी, इसका 1 साल में सुप्रीम कोर्ट तक केस का फाइनलाइजेशन हो जाए। 272 हाँ, देख रहे हैं, एक सबको अवसर मिलेगा। नहीं, आपको कहा 272। हाँ, मैं सर माइक का वेट कर रही हूं। सर, मैं विजेता सिंह हूं, द हिंदू से। सर, आप जब पिछली बार मणिपुर गए थे पिछले साल, तो आपने कहा था 15 दिन में वापस जाएंगे, और आपके आने के बाद वेव्स में वायलेंस हो रहे हैं वहां पे। अभी रिसेंटली भी हुए 11 लोग की हत्या हुई है। तो इसको लेके क्या आप मतलब वहां पे एक रूमर भी चल रहा था कि चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करने बोला है, उसके बाद गवर्नर के घर पे कहा आपको चीफ मिनिस्टर? मैं रूमर बोला इसलिए सर। और वहां पे गवर्नर हाउस में भी काफी पथराव हुआ, जो हम कहीं और नहीं देखते हैं किसी देश के किसी हिस्से में। तो मणिपुर के लिए क्या स्ट्रैटेजी है 100 डेज में? देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। 1 नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, 3 दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। 79 सर, क्योंकि अभी आपने मणिपुर का जिक्र किया और कल सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया था कि जो अफोर्डेबल कमोडिटीज वहां के लोगों को दी जाएगी और सेंटर्स और बनाए जाएंगे। सर, इससे आम जनता को कितना फायदा और कितने लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे? देखिए, वहां पर एक रोड ब्लॉक कर दिया गया था। अब ब्लॉकेज जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जो बीच में घटनाएं हुई, इसके कारण ट्रांसपोर्टर भाई वहां से जाना मुनासिब नहीं समझते। तो हमने केंद्रीय सैनिक बलों के लिए जो हमारे राशन की दुकानें हैं, 18 दुकानें नई खुली हैं और खोलने का निर्णय किया है, और पुरानी सभी दुकानों से आम जनता को उचित दाम पर सारी चीजें, लगभग 100 चीजों का लिस्ट बनाया, जिसमें टूथपेस्ट, ब्रश, साबुन, ये सारी चीजें भी है। खाने पीने की अमूमन सभी व्यवस्थाएं वो एक राहत दर पर मिलने की शुरुआत होगी। इससे निश्चित रूप से महंगाई नीचे लाने में सफलता मिलेगी और जो गरीब तबका है
उसको राहत दर पर सारी सामग्री उपलब्ध होगी। ये सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, हर नागरिक के लिए खुला रहेगा। 39 नंबर। नीलू रंजन, दैनिक जागरण से। सर, ये जो अभी 10 साल के काम में एक 3.5 साल से रुका हुआ काम जनगणना का, और अभी जनगणना कर्मियों का प्रशिक्षण का काम भी कोई डेट नहीं आया है, तो वो कब से प्रशिक्षण बहुत शुरू जल्द आ होगा जाएगा। और कब से जनगणना शुरू? बहुत जल्द आ जाएगी। मंत्री जी नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। ये क्या नाम है आपका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम पार्टियां ऊंचा कर रहे हो, अब सवाल भूल गए। हाँ नहीं, मैं 2-3 इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने जो पैसे की बात कहा है, वो पैसा जुटाने के लिए क्या कहीं से आप लोन का भी सहारा लेंगे? ना जी, ये बजट में इसका पूरा प्रोविजन कर दिया गया है। 277। सर, मैं सौरभ हूँ एएनआई से। सर से इनका जो भी कास्ट सेंसस का सर का सवाल था, इसी से कंटिन्यू है। सर, कास्ट सेंसस को लेकर सर कुछ है क्या सर इसमें, क्योंकि अपोजिशन काफी चीजों को जब भी सेंसस के लिए घोषणा करेंगे, ये सभी चीजों को सार्वजनिक कर देंगे। 17 पीछे, 17 पीछे। सर, मैं रविकांत राय हूं, टाइम्स नाउ नव भारत से। सर, पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि कुछ मुस्लिम संगठन जो है मस्जिद के बाहर एक क्यूआर कोड को चिपका रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा स्कैन करो ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आप लोग लेकर आने वाले हैं, जो जेपीसी के पास है, वो ना आ सके। चले, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कर भी नहीं सकता। संसद की समिति इस पर काम देख रही है। कुछ लोगों ने संसद की समिति के में भी इसको उजागर किया है, कंप्लेंट्स की है, ऐसी मेरे पास जानकारी है। परंतु ये तो संसदीय समिति को देखना है कि एक सिर निर कैसे करना, जेन्युइन पक्ष या विपक्ष की शिकायतें हैं, इसको कैसे सुनना, और जो इस तरह के मास प्रोग्राम है, इसको कैसे डील करना, वो संसदीय समिति ही बहुत सक्षम है। 78। सर, मैं आमोद हूँ TV9 से। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोग की रही है, वन नेशन वन इलेक्शन। उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। 95। हेलो सर, मेरी क्वेश्चन मणिपुर के साथ अपना परिचय दीजिए। या आई एम रीमा शर्मा, आई एम रिप्रेजेंटिंग प्रतिबिंब लाइफ फ्रॉम असम। सो मेरी क्वेश्चन से ये मणिपुर के साथ ही है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते सर। 44। सर, दीपक रंजन, पीटीआई वीडियो सर्विसेज से। आपने 100 दिनों में 15 लाख करोड़ रुपए के परियोजना की मंजूरी की बात कही है। इसमें नक्सल प्रभावित बॉर्डर एरियाज और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के विकास डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या कहा है? देखिए, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और हमारे आकांक्षी जिले हैं, उसके विकास के लिए ढेर सारी योजनाएं चल रही हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष रूप से जो मिसिंग लिंक वाले रोड थे, इसको इस 100 दिन में हमने अप्रूव किया है, और लगभग 6000 नए टावर कम्युनिकेशन के लिए लगाने का निर्णय किया है, और 1500 स्कूलें नई खोली जाएगी। सस्ता राशन की दुकानें 378 खोलने का निर्णय किया गया है, और सभी गांव जो अब नक्सल समस्या से मुक्त हुए हैं, इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 300 योजनाओं से 100% सैचुरेशन करने का हमने निर्णय किया है। जहां तक आकांक्षी जिलों का सवाल है, आकांक्षी जिलों को देश के सामान्य जिलों के स्तर पर लाने के लिए आकांक्षी तहसील की योजना भी अब इंप्लीमेंट की जा रही है।
तो आकांक्षी जिले के तहत जितनी भी तहसील है वो सभी तहसील भी अपने सभी साथी तहसीलों के साथ स्पर्धा कर आगे निकलने का प्रयास करेगी। तो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके नए लक्ष्य दिए गए हैं। मैं मानता हूं इससे आकांक्षी जिलों के विकास को एक गति मिलेगी। 190। सर अमित पांडे, न्यूज 18 इंडिया से हूं। सर पूर्वोत्तर में शांति प्रक्रिया की आपने बात की, तो रोड मैप क्या है? अगले कितने समय में आप सारे जो अलगाववादी संगठन है, उग्रवादी संगठन, उनको आप जहां तक पूर्वोत्तर में टेररिज्म का सवाल है, मणिपुर में जो चल रही है नस्लीय हिंसा है, इसको थोड़ा अलग रखें क्योंकि नस्लीय हिंसा और टेररिज्म अलग होता है। टेररिज्म का सवाल है, हमने अब तक पूर्वोत्तर में सीमाओं के समझौते के साथ अलग अलग समझौते के 11 समझौते किए हैं और 10,900 टेररिस्टों ने, हथियारी युवाओं ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आए हैं। अब सिर्फ एक ही टेररिस्ट संगठन बचा है, इसके साथ भी हमारी वार्ता चालू है। 10 नंबर 10। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है कि इस सरकार में, सर संजय शर्मा इंडिया न्यूज चैनल से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन रहा है कि किसी भी तरीके से रोजगार बढ़ना चाहिए, रोजगार पर प्रधानमंत्री जी का फोकस रहा है। तो ये जो 100 दिन की जितने भी आपने भी जिक्र किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर सारी चीजें, आपको कितना विश्वास है कि इनसे रोजगार बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट नहीं,